एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का या फिर आधुनिक भारत के इतिहास का। तो मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्रांसीसियों का भारत में आगमन या फिर अराइवल ऑफ फ्रेंच, है ना। इससे पहले हमने पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सारी वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम थोड़ा। सबसे पहले आए थे जो पुर्तगाली आए थे ना, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। कब आए थे ये? तो ये आए थे 1498 के टाइम पे, है ना। इनके बाद जो आए थे वो आए थे करीब 100 साल इनका एक छत्र राज चला था पुर्तगालियों का, है ना। फिर करीब 1595-96 के टाइम पे, है ना, डच भारत आए थे, ठीक है। इसके बाद 1600 में इंग्लिश या फिर अंग्रेज भारत आए थे, है ना, 1600। अंग्रेजों के बाद एक और कंपनी आई थी, कौन कौन आए थे? डेनिश, है ना, डेनिश। ये कब आए थे? 1616 में, ठीक है। डेनिश आए थे 1616 में। इनके बाद आए थे फ्रांसीसी, ये आए थे 1664 में। और एक और लास्ट में आए थे स्वीडिश, ये आए थे 1731 में। अब देखिए, हम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी इन चारों के बारे में ही डिटेल में पढ़ते हैं। पुर्तगालियों के बारे में, डच के बारे में, अंग्रेजों के बारे में, फ्रांसीसियों के बारे में। डेनिश और स्वीडिश के बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते क्योंकि इनका रोल यहाँ पे भारत में ज्यादा नहीं रहा, ठीक है। ये 1616 में आए और 1645 में, ठीक है, 2 फैक्ट्री ही इन्होंने खोली थी। एक तंजौर में खोली थी और एक बंगाल में खोली थी। तो ज्यादा टाइम नहीं रहे, कुछ टाइम रहे और अपने ये जितनी भी कोठियां खोली थी वो अंग्रेजों को बेच करके यहाँ से वापस चले गए, ठीक है। इसी प्रकार से स्वीडिश का भी था। तो हमें इन चारों के बारे में पढ़ना है, लेकिन कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, अराइवल पूछ लेते कि कौन सी कंपनी कब आई, तो आपको इनको दिमाग में रखना है कि अंग्रेज के बाद डेनिश आए थे, है ना, और फिर लास्ट में स्वीडिश आए थे। तो ये आपको क्रम याद रखना है। भले ही हम इनके बारे में नहीं पढ़ते लेकिन क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए थोड़ा सा डेनिश के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। कब आई थी ये कंपनी? 2 4 5 फैक्ट है। उसके बाद हम फ्रांसीसियों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये आए थे 1616 में डेनिश थे कौन? जो डेनमार्क के निवासी हैं, है ना। डेनमार्क एक देश है, कहां पर? यूरोप में। उनको बोलते हैं डेनिश, ठीक है। तो 1616 में ये भारत आए थे, है ना। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी कहां पर? तंजौर, तमिलनाडु में, है ना। आप देखते होंगे भारत का मैप, यहाँ पर एक तंजौर जगह है ना, तंजौर। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, है ना। और दूसरी फैक्ट्री यहाँ पे एक सीरमपुर है, सीरमपुर, कहाँ? बंगाल में, ठीक है। पहली फैक्ट्री कहाँ? तंजौर, दूसरी फैक्ट्री सीरमपुर, बंगाल, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये 2 फैक्ट्रियां खोली, ठीक है। और 1645 में ये दोनों फैक्ट्री या फिर कोठी अंग्रेजों को बेच करके, किसको? अंग्रेजों को बेच करके वापस यूरोप चले गए, ठीक है। इतनी सी कहानी है। आपको बस कभी फैक्ट्री पूछ ले तो याद रखना, पहले तंजौर में स्थापित की, ठीक है, दूसरी सीरमपुर में स्थापित की, और ज्यादा टाइम इन्होंने नहीं किया, 1616 से 1645 तक किया। 1645 में अपनी दोनों फैक्ट्रियां पे जो भी कारोबार था इनका अंग्रेजों को बेच करके वापस से चले गए, ठीक है। इतनी सी चीजें आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं फ्रेंच की ओर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंच के बारे में हम पढ़ लेते हैं ना, फ्रांसीसियों के बारे में आज हमारा मेन टॉपिक है। तो देखिए फ्रांसीसियों का एक तो पहला आपको क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि 1498 में पुर्तगाली आ गए थे, करीब 100 साल बाद 1600 में अंग्रेज आ गए थे, इसी टाइम पे डच भी आ गए थे। और ये कब आए? 1664 में। करीब अंग्रेजों के देखें तो 60-64 साल बाद और इनके 160 साल बाद करीब, है ना। तो इतना लेट क्यों हो गया फ्रांसीसियों को भारत आने में? तो देखिए क्या था, 1492 में मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जो कि भारत की खोज में निकला था, उसने उत्तरी द्वीप समूह या फिर अमेरिका की खोज कर ली थी, है ना। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी, ठीक है, अमेरिका की खोज कर ली थी। तो तमाम जो यूरोपीय कंपनियां थी, चाहे वो अंग्रेज हों, फ्रेंच हों, और भी यूरोपीय कंपनियां हों, ठीक है, तो वो उनका फोकस कहाँ हो गया था? अमेरिका में, है ना।
ये सभी अमेरिका जाने लगी थी यूरोप से। तो अंग्रेजों और जो फ्रांसीसी थे इन्होंने क्या किया, अमेरिका पर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, एक कारण तो ये था कि इनका भारत आने में इतना लेट हो गया। एक और कारण ये भी था कि जो फ्रांस था वहाँ पे कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस भी थे। ये कारण भी था कि उनको भारत में आने में 1664 इतना ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक, तो ये कारण भी आपको थोड़ा याद रखना है ना। आगे चलते हैं। देखिए 1664 में ये आए थे भारत, है ना, 1664 में। तो इस समय भारत में क्या स्थिति थी, है ना, भारत में कौन बैठा था। ठीक है, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं अंग्रेजों में। इस टाइम पे कौन भारत में शासक था, तो इस टाइम भारत में शासक कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब का शासक था, जो कि लास्ट एक बोले तो शक्तिशाली मुगल शासक था। ठीक है, तो भारत में जो मुख्य शासक था वो औरंगजेब था, जो कि मुगल शासक था। ठीक है, इसके अलावा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ औरंगजेब, है ना, औरंगजेब का शासक था 1664 में। इसके अलावा फ्रांस में क्या कंडीशन थी, फ्रांस, तो फ्रांस में लुई 14 फ्रांस के राजा कौन थे, लुई 14। ठीक है, लुई 14 वहां के राजा थे। इनके एक मंत्री थे कोलवर्ट, ठीक है, तो कोलवर्ट ने लुई 14 से बोला कि जो पूर्वी देश हैं, जो पूर्वी एशियाई देश है, जैसे भारत हो गया और भी जो देश है ना, तो यहाँ पर तमाम लोग व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे वो डच हों, या फिर और भी लोग यहाँ पर पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं ना, और बड़ी मात्रा में मुनाफा कमा रहे हैं। तो क्यों ना हम भी भारत जाएं, यहाँ पर व्यापार करें और हम भी मुनाफा कमाएं। जब सब कमा रहे तो हम भी कमाएं। तो लुई 14 को जो इनके मंत्री थे, इनकी बात सही लगी, है ना, तो इन्होंने कहा ठीक है हम एक कंपनी बनाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम क्या था, द कंपनी इंड ओरिएंटल। द कंपनी इंड ओरिएंटल नाम की इन्होंने कंपनी बनाई। अब देखिए जो ये कंपनी बनी थी, द कंपनी इंड ओरिएंटल, ये पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, है ना, सरकारी टाइप से कंपनी थी। इससे पहले जो कंपनियां बनी थी वो प्राइवेट कंपनियां थी, लेकिन जो ये फ्रांसीसियों ने कंपनी बनाई थी, द कंपनी इंड ओरिएंटल, ठीक है, ये क्या थी, सरकारी कंपनी थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लुई 14 राजा थे, भारत में कौन थे राजा, औरंगजेब। उनके मंत्री ने उनको एक सलाह दी कि हमें भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहिए, और इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की 1664 में। अब देखिए 1664 से 1667, ठीक है, ये भारत आए, लेकिन स्टार्टिंग में इनका व्यापार ऐसे ही चला। यहाँ पर आए, वो सामान लिया, वापस यूरोप ले गए, वहां बेचा, मतलब इस प्रकार से आना जाना इनका चलता रहा 1667 तक। लेकिन 1667 में पहली बार एक फ्रांसीसी, आप बोले, है ना, हेड बनकर आए, फ्रैंको कैरो। ठीक है, देखिए 1664 से 1667 तक इनका ऐसा ही व्यापार चलता रहा। यहाँ पर आए, सामान ले गए, बेच दिया, फिर आए, सामान ले गए, बेच दिया। लेकिन 1667 में पहली बार इनका एक दल आया, किसके नेतृत्व में, फ्रैंको कैरो या फिर फ्रांसिस कैरो भी आपको लिखा मिलता है ना, फ्रांसिस कैरो, इनके नेतृत्व में एक दल आया। ठीक है, अब ये किस मतलब क्या सोच करके आए थे, तो ये सोच करके आए थे कि हमें यहाँ पर एक फैक्ट्री या फिर कोठी स्थापित करनी है। तो 1667 में ये भारत में आए, और 1668 में यहाँ पे जो सूरत है ना, 1668 में कहाँ पर, सूरत में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, फ्रैंको कैरो आए कब, सबसे पहले इनकी कंपनी कब बनी, 1664 में, है ना। स्टार्टिंग में 64, 65, 66, 67, है ना, करीब 3-4 साल ये ऐसे ही व्यापार करते रहे। लेकिन पहली बार कोठी स्थापित करने की मूड से ये फ्रैंको कैरो की नेतृत्व में इनका दल आया, है ना। कहाँ पर आए, सूरत में आए, और इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की, कहाँ पर, सूरत में, 1668 में। ठीक है, अब लेकिन एक बात यहाँ पर आप समझिए कि सूरत में अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर के पहले वो देखिए। यदि आप डायरेक्ट फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हम हर एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो सूरत में पहले से ही देखिए, यहाँ पर अंग्रेज भी बैठे हैं, है ना, डच भी बैठे हैं, है ना, पुर्तगाली भी बैठे हैं,
और अन्य व्यापारी भी बैठे हैं, सभी यहाँ पर बैठे हैं, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली और भी जो व्यापारी होते होंगे वो भी बैठे हैं। क्योंकि सूरत एक मुख्य जगह थी, मैंने आपको बताया सूरत एक प्रमुख जगह थी व्यापार के दृष्टिकोण से, है ना सूरत। तो जब यहाँ पर देखिए अब ये जो बैठे हैं ऑलरेडी जो कंपनियां बैठी हैं, ये कई सालों से बैठी हैं। पुर्तगाली 100 साल से हैं करीब भारत में, है ना, 100-150 साल से हैं। इसके अलावा 50-60 साल से अंग्रेज हैं, डच भी इसी टाइम से हैं। तो जब ये इतने टाइम से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं तो इनकी यहाँ पर धाक अच्छी जमी है, इनके व्यापारियों से अच्छे कांटेक्ट है, यहाँ पे जो राजा महाराजा हैं उनसे अच्छे खासे कांटेक्ट है। तो ये नहीं चाहेंगे कि कोई और कंपनी यहाँ पर आकर के जमे या फिर व्यापार करे, कोई भी नहीं चाहेगा, है ना। तो यही बात समझिए, जब यहाँ पर फ्रांसीसी आए तो इनको सूरत में व्यापार करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई, क्योंकि ये जो पहले से कंपनियां यहाँ पर बैठी थी अच्छी खासी जमी हुई थी, है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इनकी दाल अच्छे से नहीं गल रही थी, इनका व्यापार सही से नहीं चल रहा था, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट नोट करना है कि 1668 में पहली इन्होंने व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई, सूरत में, ठीक है, ये डेट भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं 1 साल बाद 1669, ठीक है। यहाँ पर एक शासक था गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा के शासक के पास ये गए, ठीक है, कहाँ गए, गोलकुंडा के शासक के पास। तो इन्होंने गोलकुंडा के शासक से कहा कि आप अपने राज्य में हमें व्यापार करने की अनुमति दीजिए, व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दीजिए। आपने अंग्रेजों को भी दे रखी है, डचों को भी दे रखी है, तो ऐसे ही हमें भी दे दीजिए। तो गोलकुंडा का जो शासक था वो मान गया, ठीक है, आप भी यहाँ पर व्यापार कीजिए, व्यापारिक कोठी लगा लीजिए। और इनको एक जगह दे दी, है ना, इनको एक यहाँ पे जगह दे दी, ठीक है। और उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी सेकंड व्यापारिक कोठी स्थापित की। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इन्होंने दूसरी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में अपनी स्थापित की। पहली कहाँ की, सूरत में, दूसरी कहाँ पे की, गोलकुंडा की शासक से परमिशन लेकर के मसूलीपट्टनम में। लेकिन एक बात आप बताइए, है ना, जिस प्रकार से सूरत में सारे बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हैं, उसी प्रकार से मसूलीपट्टनम भी तो मेन केंद्र था। देखिए व्यापार के मेन केंद्र कौन थे, सूरत था, मसूलीपट्टनम था, है ना, कोचीन था, बंगाल था, और भी यहाँ पे पुलिकट वगैरह, ये सारे क्या थे, मेन एरिया थे ना, जहाँ पर व्यापारिक ऑलरेडी कंपनियां पहले से बैठी हुई थी। तो यहाँ पर भी उन्हें वही कंडीशन फेस करनी पड़ी जो उन्होंने सूरत में की थी। यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई था, है ना। तो यहाँ पर भी फिर सोच में पड़ गया यार, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, यहाँ पर भी उनका व्यापार सही से नहीं चला। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने की जो एक सबसे बड़ी गलती हुई उस टाइम पे, यहाँ पर एक सेंट थोमे नामक जगह थी, है ना, कौन सी जगह थी, सेंट थोमे, ठीक है। ये मसूलीपट्टनम में कब की, 1669, 1668 में सूरत, एक साल बाद 1669 में मसूलीपट्टनम, ठीक है। उसी के थोड़ी समय 3 साल बाद करीब 1672 में इन्होंने क्या किया, एक गलती की, सेंट थोमे में इन्होंने कब्जा कर लिया, जो कि गोलकुंडा के महाराजा के क्षेत्र में भी आता था। अब देखिए पहले तो इन्होंने गोलकुंडा के शासक से परमिशन लेके एक जगह ली, वहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन इनका काम नहीं जमा, तो सेंट थोमे में इन्होंने कब्जा कर लिया, है ना, जगह पर कब्जा कर लिया। जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो जो डच थे, डच भी यहाँ पे बैठे हुए थे, ना, आपको पता है, ठीक है। तो डच पहुंचे कहाँ पर, डच पहुंचे जो गोलकुंडा के राजा थे उनके पास। डचों ने ये बोला कि देखिए वहां इन्होंने कब्जा कर लिया है ना, आपसे परमिशन भी ली, मतलब उनके कान भर दिए। जब कान भर दिए तो गोलकुंडा का राजा भड़क गया, है ना। तो गोलकुंडा के राजा ने क्या किया, डचों के साथ मिलकर और गोलकुंडा के सेना ने इन पर आक्रमण कर दिया, किस पर, फ्रांसीसियों पर, और इनको सेंट थोमे से खदेड़ दिया बाहर। बात समझ में आ गई। इन्होंने सेंट थोमे में कब्जा किया फ्रांसीसियों ने। जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो डच गए कहाँ, गोलकुंडा के राजा के पास, उनके कान भरे। इनकी संयुक्त सेना ने, किसकी, डचों की और गोलकुंडा के राजा की, इनकी संयुक्त सेना ने किस पर आक्रमण किया, फ्रांसीसियों पर, और इनको सेंट थोमे से वापस खदेड़ दिया, ठीक है। अब देखिए सेंट थोमे से तो ये गए ही गए, साथ ही साथ जो इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाई थी वो भी उनसे छीन ली, और अब ये दोनों जगह से क्या हो गए, बाहर हो गए। बात समझ में आ गई 1672 की कहानी। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। और ये जो सेंट थोमे इन्होंने इससे जीता या फिर छीना, और ये इनको इसको दे दिया, डचों को दे दिया। बात समझ में आ गई, इनसे जीत करके, छीन करके डचों को दे दिया। बात समझ में आ गई। 1672 तक की इतनी कहानी है ना। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे चलते हैं।
फिर हमें देखना है बंगाल वगैरह, और भी हमें देखना है जो इन्होंने पांडिचेरी वगैरह की स्थापना की थी, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 1668 में ये भारत आए। कौन आए थे? फ्रांसिस कैरो या फिर फ्रैंको कैरो, है ना, अपने दल के साथ आए थे फैक्ट्री स्थापित करने के दृष्टिकोण से। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई 1668 में सूरत में, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन था, यहाँ पर इनका काम चल नहीं रहा था। तो 1669 या फिर 1669 में सेकंड कोठी मसूलीपट्टनम में लगाई। यहाँ भी वही प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा थी। तो एक करीब 3 साल बाद 1672 में इन्होंने वहीं पर एक जगह थी सेंट थॉमे, जो कि गोलकुंडा राज्य के अंतर्गत ही आती थी, इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया, है ना। जब कब्जा कर लिया, और ये बात कहाँ पता चली? डचों के द्वारा वहां के राजा को पता चली, तो इनकी संयुक्त सेना ने ऊपर आक्रमण कर दिया और इनको यहाँ से बाहर किया, ठीक है। और ये जो इन्होंने सेंट थॉमे में अपना जो भी फैक्ट्री वगैरह कोठी वगैरह लगाई थी, वो किसको दे दी? डचों को दे दी। तो डचों का तो फ्री में काम बन गया ना, उनको बढ़िया सी कोठी कॉलोनी मिल गई, है ना। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई 1672 तक, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं 1672 तक की। मैं लिखा रहना देता हूँ, लास्ट में हम पूरा रिवाइज कर लेंगे, है ना। अब देखिए 1673 का हो गया, है ना। अब 1672 हो गया, 1673 की बात करते हैं, 1673 की, है ना। आप नोट करते जाइएगा प्रॉपर, है ना, अच्छे से। 1673 में एक बिल्कुल नया आता है डायरेक्टर, फ्रांसिस मार्टिन, ठीक है। 1673 में बिल्कुल एक, जब यहाँ से ये दोनों बाहर हो जाते हैं मसूलीपट्टनम से और सेंट थॉमस से, तो एक बिल्कुल फ्रांस से नया डायरेक्टर आता है, फ्रांसिस मार्टिन, ठीक है। और ये पहुंचता है कहां पर? ये पहुंचता है यहाँ पर एक और रियासत थी, हैदराबाद रियासत, है ना। यहाँ पे मैं बना देता हूं, हैदराबाद रियासत, ठीक है। यहीं पर एक और रियासत थी, हैदराबाद रियासत। तो ये पहुंचते हैं हैदराबाद रियासत के अंतर्गत ही एक सूबा था वालीकोंडपुरम, है ना, वालीकोंडपुरम, ठीक है। एक सूबा था वालीकोंडपुरम, और इसका सूबेदार कौन था? इसका सूबेदार था शेर खान लोधी, शेर खान लोधी, ठीक है। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन एक नया डायरेक्टर आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये पराजित हो गए थे, तो बिल्कुल नया डायरेक्टर आया फ्रांसिस मार्टिन, ठीक है। ये यहाँ पर एक हैदराबाद रियासत थी, उसका एक सूबा था वालीकोंडपुरम, है ना। वालीकोंडपुरम का सूबेदार था शेर खान लोधी। इसके पास गया कौन? फ्रांसिस मार्टिन। और इससे बड़ा देखिए, हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर हमारे साथ ऐसा हुआ, सेंट थॉमे में हमने अपना काम स्टार्ट किया था, हमसे छीन करके उनको दे दिया, इस प्रकार से मनाने की कोशिश की। और इसने कहा कि आप हमारे एक जगह दे दीजिए जहाँ पर हम अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें। तो शेर खान लोधी मान गया, ठीक है। और इनको एक गांव की जगह इनको दे दी गई, ठीक है। इनको हैदराबाद रियासत के अंतर्गत जो ये वालीकोंडपुरम था, है ना, इसके सूबेदार के द्वारा एक गांव इनको मिल गया व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने उस गांव में एक शहर बसाया, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान में पांडिचेरी। पांडिचेरी शहर की क्या की स्थापना की, जो वर्तमान में भी है, ठीक है। तो एक पांडिचेरी शहर की इन्होंने यहाँ पर स्थापना की, ठीक है। पांडिचेरी शहर की किसने की थी? फ्रांसीसियों ने। किससे परमिशन मिली थी? शेर खान लोधी से। बात समझ में आ गई, ठीक है। शेर खान लोधी से मिली। शेर खान लोधी कौन था? सूबेदार था कहाँ का? वालीकोंडपुरम का, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी बढ़िया से फैक्ट्री स्थापित की, और यहाँ पर इन्होंने एक किला भी बनाया, फोर्ट लुई। इनके राजा के नाम पर किला बनाया, ठीक है। फोर्ट लुई किला बनाया, और इसी को इन्होंने मुख्यालय भी बनाया, अपना मुख्यालय भी बनाया। बात समझ में आ गई, पूरी कहानी समझ में आ गई। एक साल बाद ही 1673 में फ्रांसिस मार्टिन इनका बिल्कुल नया डायरेक्टर बन के भारत आता है, और यहाँ पर एक वालीकोंडपुरम था, सूबा था, है ना, हैदराबाद रियासत के अंतर्गत। इसी का एक सूबेदार था शेर खान लोधी। उससे परमिशन मांगता है कि आप हमें थोड़ा जगह दीजिए ताकि हम व्यापार स्टार्ट कर सकें, और उसको एक गांव या फिर जगह मिल जाती है, और यहाँ पर ये पांडिचेरी शहर बसाता है ना, और उसी को यहाँ पर ये अपना मुख्यालय बनाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। अब हम चलते हैं आगे बंगाल की ओर, है ना। चलिए, है ना। चलिए थोड़ा बंगाल का और देख लेते हैं ना। देखिए बंगाल की बात कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। यहाँ 1668 में सूरत में आए थे ना,
1668 सूरत। चलिए अब हम बात करते हैं बंगाल। हाँ देखिए ये कहाँ गए, बंगाल। बंगाल में एक सूबेदार था शाइस्त खां, शाइस्त खां, ठीक है। बंगाल के एक सूबा था जिसका सूबेदार था शाइस्त खां। तो फ्रांसीसी आते हैं शाइस्त खां के पास, ठीक है, और इनसे एक परमिशन मांगते हैं, जगह मांगते हैं कि हमें बंगाल में भी व्यापार करने की अनुमति दी जाए, ठीक है। तो उनको जगह मिल जाती है और यहाँ पर ये एक बस्ती बसाते हैं, चंद्रनगर। आपने सुना होगा है ना, फ्रांसीसियों के अंडर थी। तो बंगाल में भी ये चंद्रनगर नामक यहाँ पर एक बस्ती बसा लेते हैं, है ना। इतनी बात समझ गए। देखिए पहले सूरत में इन्होंने बस्ती बसाई, फिर दूसरी मसूलीपट्टनम में बनाई, फिर सेंट थॉम में गए, है ना, वहाँ पर उनकी भिड़ंत हो गई, वहाँ से बाहर कर दिए गए, है ना। उसके बाद कहाँ पर आए, है ना, पांडिचेरी आए। यहाँ पे फिर पांडिचेरी में उन्होंने अपनी पूरा प्रॉपर किला बनाया, बस्ती बसाई और वहाँ पर एक प्रकार से मुख्यालय बसाया, है ना। और उसके बाद चंद्रनगर गए बंगाल, है ना, और यहाँ पर भी इन्होंने अपनी बस्ती बसा ली, है ना, चंद्रनगर। इसके अलावा एक और बात समझिए, ठीक है, ये कब की बात है, चंद्रनगर वाली 1690-92, 1690 और 1692 के टाइम पे, ठीक, चंद्रनगर। 1668 सूरत, है ना, 1669 में मसूलीपट्टनम, 1672 में सेंट थॉमे गए थे, फिर 73 में बिल्कुल एक नया इनका डायरेक्टर आया था फ्रांसिस मार्टिन, 73 में ये 74 में, है ना, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 1674 में, 1674 में उन्होंने पांडिचेरी वगैरह की स्थापना की थी, है ना, 74। उसके बाद 90-92 में इनको चंद्रनगर मिल गया, ठीक है। तो डेट से आपको क्रम से पूरी चीजें याद रखना है, चंद्रनगर हो गया। अब आप एक बात समझिए कि 1693 में, 1692 में यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी जो बंगाल वाला एरिया था वो भी व्यापार दृष्टिकोण से काफी समृद्ध था। यहाँ पे भी डच बैठे थे, अंग्रेज बैठे थे, सभी व्यापार कर रहे थे। अब देखिए जब पूरी जहां जहां ये लोग ऑलरेडी बैठे, यहाँ पर जब फ्रांसीसी जा रहे थे तो उनका कहीं ना कहीं मनमुटाव हो रहा था, है ना, इनके बीच में टक्कर हो रही थी। तो जब ये यहाँ पर आए तो इनके बीच में भिड़ंत ज्यादा होने लगी, है ना, जब ये बंगाल में आ गए। तो 1693 में क्या हुआ, 1693 के टाइम पे क्या हुआ, डचों ने आक्रमण कर दिया किस पे, पांडिचेरी में, जो उन्होंने मुख्यालय बनाया था, है ना, पांडिचेरी, यहीं पे मैं लिख देता हूँ पांडिचेरी, है ना। डचों ने पांडिचेरी पर आक्रमण कर दिया, है ना, पांडिचेरी में, पांडिचेरी, और पांडिचेरी को क्या किया, जीत लिया, ठीक है, जीत लिया, है ना। लेकिन आप समझिए कि 93 के बाद करीब 1698 में एक संधि हुई, रिजविक की संधि, रिजविक की संधि, ठीक है। और इस संधि के द्वारा, ठीक है, डचों ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी वापस कर दिया, है। तो ये भी घटना आपको याद रखना है। पांडिचेरी 1693 में जीत लिया था डचों ने, वापस से एक रिजविक की संधि हुई 5 साल बाद, और वापस से इनको ये पांडिचेरी वापस कर लिया, ठीक है। मिला कब था, 1674 में। छीन कब लिया, 1693 में, और 1698 में वापस कर दिया, है ना। तो ये भी आपको थोड़ी स्टोरी आपको याद रखना है। तो देखिए इतना ही फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ना है। कुछ कुछ पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक आपने सुना होगा माहे, ना, माहे जो कि केरल के अंतर्गत था, है ना, के लिख देता हूं मैं। ये इन्होंने यहाँ पर अपनी बस्ती बसाई थी 1724 में, ठीक है, माहे में। इसके अलावा एक कराईकल है, कराईकल, है ना, ये कहाँ पे, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आता है कराईकल, ठीक है। ये इन्होंने बस्ती यहाँ पर स्थापित की थी 1739 में की थी शायद, है ना, एक बार मैं चेक कर लूं कब की थी, 1739 में, ठीक है, 1739 में कराईकल में, ठीक है। माहे में 1724 में, कराईकल में 1739 में। इसके अलावा एक और जगह थी मॉरिशस, मॉरिशस एक देश है, ठीक है। यहाँ पर 1724 में इन्होंने अपनी मतलब यहाँ पर ये द्वीप है, एक देश है ना, हिंद महासागर में आप नीचे देखेंगे भारत के नीचे तो मॉरिशस आपको एक देश मिलेगा, द्वीपीय देश है। तो वहां पर भी इनका कब्जा हुआ था 1724 में, ठीक है। तो ये सब हमें तब काम आएगा मॉरिशस का, अभी हम जब पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों की, डचों की यहाँ से भिड़ंत होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में, तो वो हमें पढ़ने हैं इसके बाद, है ना। फ्रांसीसियों के बारे में जो पढ़ना था हमें इतना ही पढ़ना था, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले लुई 14 यहाँ का राजा था, और भारत में कौन था, औरंगजेब, ठीक है। तो इन्होंने, इनका एक मंत्री था कोलवर्ट, है ना, उसकी परामर्श पर एक कंपनी की स्थापना की थी, द कंपनी एंड ओरिएंटल, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1664 में।
तो स्टार्टिंग में ये आएगा, इस प्रकार से व्यापार चलता रहा, लेकिन 1667 में पहली बार फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में एक दल आया भारत और इन्होंने सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित की है ना, कब 1668 में। लेकिन यहाँ पर चूंकि और भी कंपनियां बैठी थी तो इनका व्यापार सही से चल नहीं पा रहा था, तो एक साल बाद इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गोलकुंडा के शासक से परमिशन लेकर, कब 1669 में। परंतु यहाँ पर भी चूंकि ऑलरेडी पहले ही बैठे थे बहुत सारे व्यापारी, तो यहाँ पर भी इनका काम अच्छे से नहीं चला। तो उसी के 3 साल बाद 1772 में सेंट थॉमी नामक जगह, जो कि गोलकुंडा के अंतर्गत ही आती थी, यहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन डचों ने क्या किया, कान भर दिए किसके, गोलकुंडा के शासक के, और इनकी सम्मिलित सेना ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया और इनको बाहर कर दिया 1772। ठीक है, फिर 1773 में बिल्कुल एक नया डायरेक्टर आता है फ्रांस से, फ्रांसिस मार्टिन है ना। ये आता है हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत के अंतर्गत एक सूबा होता है वाली कोंडपुरम, जहाँ का सूबेदार होता है शेर खान लोधी। इससे ये परमिशन लेते हैं कि हमें आप एक जगह दीजिए जहाँ पर हम व्यापार कर सकें। ये मान जाता है, इनको एक गांव देते हैं है ना, जहाँ पर ये एक शहर बसाते हैं पांडिचेरी। ठीक है, और वहाँ पर एक किला भी बनाते हैं फोर्ट लुई अपने राजा के नाम पर है ना, ये भी आपको याद हो जाएगा फोर्ट लुई। और इसका मुख्यालय भी बनाते हैं पांडिचेरी को। ठीक है, इनका मुख्यालय था ये। कब 1674 में पांडिचेरी की स्थापना की। इतनी बात समझ में आ गई पांडिचेरी की। उसके बाद हमने देखा कि ये बंगाल पहुंचते हैं, वहां पर एक सूबेदार होता है, बंगाल का सूबेदार शाइस्त खां, उससे परमिशन लेते हैं और उनको एक जगह मिल जाती है जहां पर ये चंद्रनगर नामक बस्ती बसाते हैं है ना, 1690-92 के टाइम पे। ठीक है, तो अब बंगाल में भी हैं, यहाँ पर पांडिचेरी में है, सूरत में है, हर जगह है। तो इनकी भिड़ंत होने लगती है अंग्रेजों से, डचों के है ना, मनमुटाव होने लगते हैं। इसी के चलते 1693 में जो डच होते हैं पांडिचेरी जीत लेते हैं, पांडिचेरी पर आक्रमण करते हैं, पांडिचेरी को जीत लेते हैं। करीब 5 साल अपने उनके पास, डचों के पास पांडिचेरी रहता है। आगे चलकर एक संधि होती है, रिजविक की संधि, जिसके द्वारा डचों द्वारा पांडिचेरी वापस कर दिया जाता है फ्रांसीसियों को। ठीक है, इतनी ही कहानी है। इसके अलावा ये 2-3 पॉइंट है। माहे 1617-24 में जीता, कराईकल में बस्ती बसाई, मॉरिशस में भी 1724 में इन्होंने एक बस्ती बसाई है ना। इसके परिणाम स्वरूप हमें 3 युद्ध पढ़ने हैं। कर्नाटक का युद्ध पहला वाला, कर्नाटक का युद्ध दूसरा वाला और कर्नाटक का युद्ध तीसरा वाला, जो अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ है ना। कुछ कारण इसके पीछे क्या थे, जो यूरोप में कंडीशन थी, कुछ कारण वो थे और कुछ भारत के कारण भी थे। तो नेक्स्ट लेसन में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कर्नाटक युद्धों के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी और मेंस के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, आपको और कुछ सुधार चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।